हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं 1 घंटे में कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड द शॉर्ट नोट्स। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है एंड दे वांट अ रिवीजन। एंड अगर आपने अब तक अपना सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया तो आप मेरी 5 आवर्स की कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन देख सकते हो। वहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, बट यहाँ पर अब हम सिर्फ टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से टच करेंगे क्योंकि डिटेल वीडियो के लिए वो बनी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में यू हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। फाइन, एंड आई विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड्रोशियम में सबसे पहला पार्ट होता है आपका स्टेमन। ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फाइन, उसमें हमारा होता है एंथर एंड अ फिलामेंट। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंथर आर बाइलोब्ड, ठीक है, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। फाइन, एंथर की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला होता है एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिडल लेयर्स और फिर होता है टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जो टेपेटम होती है वो नरिशमेंट का काम करती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे करते हैं, तो इनमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसमें एक स्पोरोजीनस नाम का टिश्यू होता है। वो अंडरगो करता है मियोसिस और फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, डिहाइड्रेशन होती है, वैसे वैसे ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आपस में अलग होने शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन 2 लेयर से बना होता है। द आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि एक बहुत हार्ड रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसको कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्श कंडीशन डिग्रेड नहीं कर सकती। दैट इज वाई पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल। और अगर हम इंटाइन की बात करें तो इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है, एंड इंटाइन इज अ कंटिन्यूअस लेयर। जहां पर एक्साइन नहीं है उसको हम बोलते हैं जर्म पोल, जहां से आपकी पोलन ट्यूब रिलीज होती है। फाइन, उसके बाद पोलन ग्रेन में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, 60% में 2 सेल स्टेज पे ही जो है पोलन रिलीज हो जाता है और 40% में 3 सेल स्टेज पे पोलन रिलीज होता है। फाइन, आगे चलते अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, तो इसमें से अगर मैं बोलूँ तो आपसे एग्जाम में लेयर्स पूछी जा सकती है कि कितने तरीके की लेयर्स होती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क इन एग्जामिनेशन। एक्साइन इंटाइन का डिफरेंस आ सकता है एंड वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का भी डिफरेंस आ सकता है। फाइन, लेट्स वेंट टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका आता है ओवरी, ठीक है, और ओव्यूल। ओव्यूल क्या है आपका मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, वहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू मियोसिस कर रहा था, यहाँ पे न्यूसेलर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा एंड फॉर्म करेगा मेगास्पोर टेट्राड। 4 आपके मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से फंक्शनल कौन सा होगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, और वो जो एक फंक्शनल होगा वो क्या करेगा, अंडरगो करेगा क्या, सक्सेसिव माइटोसिस टू फॉर्म 8 सेल्स, ठीक है, जिसमें से तो जो आपका एक फंक्शन मेगास्पोर होगा वो अंडरगो करेगा 3 सक्सेसिव माइटोसिस और फॉर्म करेगा आपका 8 सेल्स। कितने सेल्स आपकी फॉर्म करेगा, विल फॉर्म द 8 न्यूक्लियस सेल, जो क्या बनाएगा आपको पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, एक ही मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फाइन, उसके बाद आपका एग अपैरेटस में क्या आएगा, एग्स आएगा और सिनर्जिड्स आएगा जो कि माइक्रोपैरेलिन की तरफ होगा, एंटीपोडल स्टेरासिलिन की तरफ होगा, और आपके बीच में क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे जो कि फ्यूज्ड होंगे। सो टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड एंड दी 8 न्यूक्लिएटेड, कितना, इट इज 7 सेल्ड एंड दी 8 न्यूक्लिएटेड। फाइन, लेट्स वेंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारा आता है द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अगर सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर है गिटोनोगैमी, मतलब डिफरेंट फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है, लेकिन अगर प्लांट्स भी डिफरेंट है दैट इज अ जीनोगैमी। फाइन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, सबसे पहले हमारा आता है विंड। विंड हमारा एक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, लेकिन उसके लिए जो पोलन है उसको लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और स्टेमन को वेल एक्सपोज होना चाहिए। वाटर की बात करें तो वाटर में म्यूसिलेनियस लॉन्ग रिबन कवरिंग, म्यूसिलेनियस कवरिंग होनी चाहिए और लॉन्ग रिबन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वाटर बहुत ही ज्यादा, वाटर पॉलिनेशन बहुत कम देखी जाती है,
ठीक है। फिर आता है हमारा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हमारा क्या होता है, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल, फ्रेगनेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, जिसमें हम कहते हैं हम चाहते हैं अगर सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिंक्रनी अवॉइड करो, यानी कि जिस टाइम पोलन रिलीज हो रहा है उस टाइम सिग्मा रिसेप्टिव ना हो, जिस टाइम सिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है उस टाइम पोलन रिलीज ना हो। तो अगर सिंक्रनी नहीं होगी तो होगा ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद एंथरोस्टिग्मा को डिफरेंट पोजिशन पे रख दो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर हम खुद चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना तो हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमैस्कुलेशन यानी कि मेल पार्ट को कट कर देते हैं, यानी कि एंथर को हमने कट कर दिया, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली द फीमेल पार्ट, उसमें हमने क्या कर दी, पॉलिनेशन की डस्टिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद उसको बैक कर दिया, क्या कर दिया, बैक कर दिया, एंड लेट द फ्रूट्स और द सीड्स टू डेवलप। नेक्स्ट वी हैव द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बताया था कि दो होते हैं आपके जनरेटिव सेल, ठीक है, यानी कि दो आपके स्पर्म्स होते हैं, बोल सकते हो मेल गैमीट होते हैं। एक फ्यूज करता है एग से, बनाता है जाइगोट जो बाद में एम्ब्रियो बनता है। दूसरा जो है फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, जो कि सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, एंड इनफॉर्म दी एंडोस्पर्म। इट फॉर्म्स दी एंडोस्पर्म, जो कि काम करता है एज अ फूड, रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके बाद अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें, तो जो आपका जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन जाता है, ओवरी आपका फ्रूट बन जाती है, ओविल आपका सीड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल जो है एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, एपोमिक्टिक भी हो सकता है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट की बात करें, अगर थैलेमस फ्रूट बना रहा है दैट इज अ फॉल्स फ्रूट, लेकिन अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है दैट इज अ ट्रू फ्रूट, ठीक है। एंड एक आता है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है वो होता है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। एपोमिक्सिस हमारा क्या होता है, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फाइन। सो दिस इज द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसका एक माइंड मैप है, आई विल प्रोवाइड दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है मेल एक्सेसरी डक्ट से पहले आता है दैट इज अ टेस्टिस। टेस्टिस एक प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए लेस टेम्परेचर चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना 2 to 3 डिग्री लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द मेल एक्सेसरी डक्ट्स। मेल एक्सेसरी डक्ट्स में आता है आपका रीटे टेस्टिस एंड द वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें आता है आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 होते हैं, जिसमें से 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसमें आपके 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म्स बनाएगा, ठीक है। सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन देगा आपके स्पर्म्स को, एंड लेडिक सेल जो कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये आपका हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, द लेडिक सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन इज द ओवरी, जो कि एग या ओवा प्रोड्यूस करती है, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओवरी ही रिलीज करती है। फाइन। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट्स में आपका आता है ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला एंड फिर इस्थमस, ठीक है। एंड यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि कौन सी ऐसी लेयर है यूट्रस की जो कि डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है, दैट विल बी अ मायोमेट्रियम, क्योंकि मसल से बनी है, ठीक है। अगर बात करें कि कौन सी लेयर अंडरगो करती है हर मंथ में चेंज, एवरी मंथ अंडरगो करती है चेंजेस दैट विल लीड्स टू अ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट आंसर विल बी योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर अब मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो वहां पे आपका आता है एल्वियोले एंड मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये एक पूरी एक तरीके का एक नेटवर्क होता है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो मैराथन में जाकर। आगे चलते हैं गेमिटोजेनेसिस पे। गेमिटोजेनेसिस में आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, फिर स्पर्मेटिड्स, और फिर क्या बनता है आपका स्पर्मेटोजोआ। क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। oogenesis, oogenesis क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ठीक है। और ये कैसे बनती है ये बहुत डिटेल में, बट यहाँ पे हम इतना इसको डिटेल में नहीं टच करेंगे। इतना याद रखना कि oogenesis क्या होती है, आपकी ओवम की फॉर्मेशन
होती है। ठीक है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये सब इसमें बनते हैं। इसमें 3 तरीके की टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, परम्यूजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये बहुत एग्जाम में आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्म्स का बनना इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन स्पर्म्स जो बनते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं, तो हमने उसको मोटाइल करना है, उस पर टेल लगा के उसको मूवेबल बनाना है। तो नॉन मोटाइल स्पर्म्स को जब हम मोटाइल स्पर्म्स बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड जब फाइनली स्पर्म्स बनकर बॉडी से रिलीज हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। बॉडी से मतलब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब आपके स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, दैट विल लीड टू अ स्पर्मिएशन। फाइन, आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके मेनली 4 फेज होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि आपका 1 से 5 दिन तक होता है। इसमें क्या होता है? आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है, ब्रेक डाउन होता है, दैट लीड्स टू अ मेंस्ट्रुएशन। फिर आपका फॉलिकुलर फेज आता है जिसमें ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो डेवलप करता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ठीक है, फिर आपको ओवुलेटरी फेज आता है जो बेसिकली 14th डे पर आता है अगर आपकी 28th डे की साइकिल है, अदरवाइज दैट विल लीड्स टू वेरिएशन। ओवुलेटरी फेज में आपका ओवम रिलीज होता है, एंड लास्ट हमारा आता है लूटियल फेज जिसमें आपको कॉर्पस लूटियम बनता है, और फिर वो डीजेनरेट, जैसे कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट करेगा वैसे ही आपकी नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा आता है लास्ट, द फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन। स्पर्म एंड ओवम दे हैव मेट टू फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद एक जाइगोट बना। जाइगोट में क्लीवेज होगी, यानी कि वो टूटेगा, ब्लास्टोमियर। सबसे पहले मोलुला स्टेज आएगी, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीजें होती है। ब्लास्टोसिस्ट में एक होता है आपका इनर सेल मास, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट एक लेयर होती है, ठीक है, एंड जो इनर सेल मास है ना उसमें सेल्स होते हैं। वो सेल्स किसको राइज करेंगे आगे जाकर? जर्म लेयर को, लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म आगे जाकर वेरियस ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब डेवलपमेंट पूरी हो गई, 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, दैट विल लीड्स टू अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि सिग्नल आएगा ब्रेन तक कि द फीटस इज रेडी टू फॉर डिलीवरी। उसके बाद होगा चाइल्ड बर्थ जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं, एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द चाइल्ड बर्थ, द मदर विल ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड जिसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, एंड उसमें जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज नोन एज द कोलेस्ट्रॉम विच इज वेरी हाई रिच इन एंटीबायोटिक्स। फाइन, एंड इसमें एक चीज और है, प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा एक कनेक्शन फॉर्म करता है मदर और फीटस के बीच में, जो कि सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, और रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द CO2 को। फाइन, ये भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये एक माइंड मैप है, ठीक है, इसको आप अपने आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा आता है द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है द कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड। सबसे पहला उसमें आता है हमारा नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है पीरियोडिक मेथड या कैलेंडर मेथड, जिसमें कोइटस को अवॉइड करना है बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड हमारा आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टर्स, जिसमें अवॉइड करते हैं हम क्या? इंसेमिनेशन। थर्ड हमारा आता है द लैक्टेशन एमेनोरिया, जिसमें कि जब तक द मदर इज लैक्टेटिंग द चाइल्ड तब तक क्या होता है आपका जो FSH है उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, दैट्स वाई ओवुलेशन नहीं होती और साइकिल नहीं होती, इसीलिए दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो एग्जाम में अगर नेचुरल मेथड्स लिखने हैं तो आपने लिखना है कैलेंडर और पीरियोडिक मेथड, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टर्स एंड द लैक्टेशन एमेनोरिया। फाइन, द सेकेंड इज द बैरियर मेथड, जिसमें हम ओवम एंड स्पर्म को मीटिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स इज मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स शीट, इट इज अ डिस्पोजेबल, बोथ यूज्ड बाय मेल एंड द फीमेल। ठीक है, next we have the diaphragm. Diaphragm is specifically for females. Cervical caps, balls, rubber to cover the cervix of the females. ठीक है, that is a barrier method. Fine, and there is an additional advantage of the barrier method कि barrier method prevents from the STDs. ठीक है, थर्ड हमारा आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसको हम IUDs बोलते हैं। इसमें हमारी आती है कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल रिलीजिंग। एक नॉन मेडिकेटेड भी आती है। नॉन मेडिकेटेड उसमें आता है हमारा लिपेस लूप। लिपेस लूप जो था ना यूट्रस में स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देता है, बट नाउ लिपेस लूप इज नॉट इन यूज, क्योंकि लिपेस लूप से आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाती थी जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपर रिलीजिंग।
जिसमें आपके 3 एग्जाम्पल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर रिलीजिंग आपकी हर साल पूछते हैं। कॉपर रिलीजिंग में हमारी आती है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोर 375। ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करती है। ठीक है, फिर हमारा आता है हार्मोनल रिलीजिंग, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 आता है। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती है और सर्विक्स को थिक कर देती है, सो दैट स्पर्म एंट्री ही नहीं ले पाता बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द पिल्स। पिल्स में सबसे पहला हमारा आता है पिल्स। पिल्स हमारे प्रोजेस्टेरोन की भी हो सकती है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी पिल्स होंगी वो ओवुलेशन को इनहिबिट करेगी, इम्प्लांटेशन, ठीक है, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को बहुत थिक कर देगी, जिससे स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन पिल्स हैज अ वेरी ग्रेटर साइड इफेक्ट्स, इसीलिए एक सहेली पिल बनाई गई थी, ये लखनऊ में बनी थी। ठीक है, ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ठीक है, ये वंस अ वीक है, मतलब इसको हफ्ते में एक बार लेना होता है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स है। नॉर्मल पिल्स हम कैसे लेते हैं? हम नॉर्मल पिल्स लेते हैं 21 और 7 के गैप में। 21 डेज हम पिल लेते हैं, 7 डेज का गैप जिसमें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, फिर से हम वो इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, लास्ट हमारा आता है द परमानेंट मेथड और द स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी कराते हैं, वैसेक्टमी एंड द ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। ठीक है, एंड ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को हम कट कर देते हैं। Next topic we have the MTP, that is the medical termination of pregnancy, that is known as the induced abortion. इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बहुत सेफ माना जाता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन और द MTP इज कंसिडर्ड टू बी एन अनसेफ, एंड ये गवर्नमेंट ने लीगल किया था, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन से कि इससे फीमेल फीटिसाइड्स ना हो। ठीक है, मतलब ये कि अगर अबॉर्शन करवाया जा रहा है क्योंकि या तो बेबी की वजह से मदर की जान को खतरा है, या सम कुछ भी है, बच्चे को कोई सिंड्रोम है, या बच्चा इज नॉट हेल्दी और ही इज मेंटली रिटार्डेड, कुछ भी ऐसा है, तब हम MTP प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर MTP फीमेल फीटिसाइड के लिए करा जा रहा है तो हम MTP को नहीं प्रेफर करवाते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द STDs। STDs में हमारी आती है गोनोरिया, सिफिली, जेनेटिकल हर्ब्स, जेनेटिकल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी एंड द एड्स, जिसमें से आपकी जो वायरल डिजीज है लाइक एड्स, हेपेटाइटिस एंड जेनेटिकल हर्ब्स, ये 3 हमारे नॉन क्योरेबल हैं क्योंकि वायरस कॉज करता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनेटिकल रीजन, except the viral AIDS, except the viral STDs. All the STDs are curable if detected early. Fine. आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इनफर्टिलिटी को क्योर करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है द IVF। IVF सबने सुना हुआ है। IVF में हम क्या करते हैं, स्पर्म्स को और एग को फर्टिलाइज कराते हैं इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी और इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई एंड जाइगोट बन गया, उसको हम मदर की यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ट्रांसफर करेगा कहाँ, जाइगोट को फलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में। तो अगर तो 8 ब्लास्टोमियर तक है, यूट्रस इनके अभी छोटा है, तो हम उसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। लेकिन अगर वो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स तक है, तब हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। फाइन। फिर हमारा आता है गिफ्ट। अगर कोई फीमेल है जो कि पूरा इन्वायरमेंट तो दे सकती है बच्चे को, लेकिन गेमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो उस कंडीशन में हम हेल्दी डोनर का गेमीट उस विमेन के बॉडी में डाल देते हैं जो कि ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती लेकिन इन्वायरमेंट दे सकती है, उसको हम बोलते हैं जिफ्ट, लाइक गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, फिर हमारा आता है इक्सी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर यूजिंग अ इंजेक्शन। ठीक है, फिर हमारा आता है AI, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम आर्टिफिशियली, ठीक है, सो दैट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली सीमेन को हम जो है फीमेल वजाइना में क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होता है अगर स्लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव द IUT, द इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन,
जिसमें सीमेन जो है आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना या यूट्रस में, ठीक है। सो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि अगर फीमेल ऐसी कंडीशन से है या मेल को ये कंडीशन है, तो आप सजेस्ट करो कि आप कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे कि एक सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन देखा गया था कि सपोज यू आर अ डॉक्टर एंड आपके पास एक कपल आया, आपको ये प्रॉब्लम पता है, आप क्या उसको करोगे। तो अगर जैसे क्वेश्चन है कि एक फीमेल आई है लेकिन वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन इन्वायरमेंट सूटेबल दे सकती है, तो आप बोलोगे कि उसको गिफ्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एंड आपको इन सब की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। गिफ्ट इज द गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इक्सी इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एआई इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई इज द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF is the in vitro fertilization, and your ZIFT is the zygote intrafallopian transfer, and IUT is the intrauterine transfer. Fine. Let's move to the next chapter. Next chapter we have the principles of inheritance and the variations. Fine. So let's start with this. इसमें आता है आपकी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बहुत ही वैसे चैप्टर्स है जो आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे। यू हैव टू डू दिस चैप्टर इन डिटेल। तो अगर डिटेल में नहीं करा तो पहले डिटेल में कर लो, उसके बाद ये रिवीजन देख लेना, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपके आते हैं 3 लॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है अगर दो कैरेक्टर है तो एक डोमिनेट करेगा दूसरे पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, लेकिन यूनाइट कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ लास्ट, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं मेंडल के 3 लॉस। उसके बाद हमारा आता है मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के, मेंडल के 2 एक्सेप्शन निकले थे, एक था को डोमिनेंस, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। फिर उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, टेस्ट क्रॉस करा, और उसकी रेशियो आई थी 3:1, ठीक है। दैट इज अ फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक क्या आई थी 1:2:1। फाइन। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सेकंड म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमारा आता है योर पॉइंट म्यूटेशन एंड द क्रोमोसोमल एब्रिएशन, ठीक है। उसके बाद आपका डायहाइब्रिड क्रॉस किया था जिसकी रेशियो क्या थी 9:3:3:1, दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। फिर हमारा था सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें XXXO था तो वो ग्रास हॉपर था, XXXY तो हमारा मैन में देखा गया है, ह्यूमन बींग्स में, ZZZW हमारा बर्ड में देखा जाता है, ठीक है। और एक इसमें हनी बी वाला भी एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर हमारे आते हैं डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहला हमारा मेंडेलियन में आता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड द थैलासीमिया। फाइन। एंड क्रोमोसोमल में हमारा आता है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। फिर हमारा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर हमारा आता है द टर्नल सिंड्रोम। फाइन। सो ये है हमारा, छोटी सी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में आपने करना है तो। हाँ, फिर हमारा था नेक्स्ट, हाँ ये टॉपिक रह गया। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने देखा, ग्रास हॉपर वाला देख लिया हमने, मैन वाला देख लिया और हमने बर्ड्स वाला भी देख लिया। एनीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, एनीप्लॉइडी में हमारा गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ट्राइसोमी 21 दैट इज अ डाउन सिंड्रोम। फाइन। एक्सो टनल सिंड्रोम, XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। डिटेल में इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके। सो सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है जो किससे बना है, शुगर, बेस और फॉस्फेट से। किससे बना है, शुगर, बेस और आपका फॉस्फेट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें योर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें आपके 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले आता है हमारा ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या कंक्लूड किया था कि देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर हमारा था मैक्लियोइड, मैकएवरी एंड मैककार्टी, जिन्होंने कहा था कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने ये कहा था। लेकिन इसका प्रूफ किसने दिया था, हर्शीज एंड चेज ने, जिन्होंने रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द बैक्टीरियोफाज, जिसमें लास्ट में कंक्लूड हो गया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब एक स्टैंड पेरेंटल होगा पुराना और एक स्टैंड हमारा नया बनेगा, ठीक है।
इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पे, जिसमें हमने इसमें आइसोटोप वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? आइसोटोप वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वी हैव द टॉपिक द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में हमारा 3 प्रोसेस होते हैं। इनिशिएशन, जिसमें सिग्मा फैक्टर आता है, इलोंगेशन, और टर्मिनेशन में हमारा रो फैक्टर आता है। आरएनए 3 तरीके के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए एंड दी एमआरएनए। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि 1 घंटे में पूरी बायो करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स थे। सबसे बड़ा ट्रिपलेट होगा, कोड डीजेनरेट होगा, कंटिन्यूस होगा, यूनिवर्सल होगा। ठीक है, और एयूजी के 2 फंक्शंस है, एक तो स्टार्ट कोडोन है और ये मिथुनिन के लिए भी कोड करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें आपका आता है कि आइडेंटिफाई करता है जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ठीक है, डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, इंप्रूव टूल स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को भी ये बहुत ज्यादा एड्रेस करता है। ठीक है, फिर हमारा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें आप इसके स्टेप्स याद कर सकते हो, लाइक आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर आपका सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, फिर वीएनटीआर प्रोब्स एंड योर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक वी हैव द लैकोपेरोन। लैकोपेरोन में आपके एक रेगुलेटरी जीन होता है, उसको हम आई बोलते हैं, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, और एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होता है, हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड कर जाता है किससे? ऑपरेटर से, जिससे जेड वाई ए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अ लैक्टोज और इन प्रेजेंस ऑफ अ शुगर क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, दैट वुड लीड्स टू जेड वाई ए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। जेड ट्रांसक्राइब करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, वाई ट्रांसक्राइब करता है परमीएज के लिए, और ए ट्रांसक्राइब करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हमने देख लिया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। उसके बाद 3 प्रोसेस और होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड द टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड द टेलिंग। स्प्लाइसिंग में हम नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड योर टर्मिनेशन। ठीक है, ये इसका एक कॉन्सेप्ट मैप है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। डीएनए डबल हेलिक्स न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड पोलैरिटी। ठीक है, रेप्लिकेशन में एंजाइम्स कौन से होते हैं? हेलिकेस, लाइगेस। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन में आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, स्प्लाइसिंग, केलिंग एंड टैपिंग। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में सबसे पहला आता है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। आई थिंक ये वैसा नहीं है, एक सेकेंड। ओके, सो एवोल्यूशन में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि कैसे दुनिया बनी इसके बारे में बताया था। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज लाइक पैंसपर्मिया, फिर थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर थी स्पेशल क्रिएशन, और फिर थी ए बायोजेनेसिस। लेकिन सबसे बढ़िया स्टोरी आज तक कौन सी है? दैट इज अ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, फिर एवोल्यूशन में कुछ नेचुरल सिलेक्शन, एक्वायर्ड कैरेक्टर, म्यूटेशन थी। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके की होगी, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव एंड द डायरेक्शनल। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में ये बताया गया था, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस थे, बायोकेमिकल एविडेंस थे, एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस थे, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस थे। फिर हमारा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा, एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। ठीक है, फिर था हमारा हार्डी वेंसबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसको कौन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? जेनेटिक फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एंड उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसमें सबसे पहले कहता है ड्रायोपथीकस था, फिर रामापथीकस, ऑस्ट्रेलोपथीकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड दी होमो सेपियंस। ठीक है, इसमें हमारा इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचीज एंड द ऑस्ट्रेलियन एंड द प्लेसेंटल मार्सुपियल्स। ठीक है, देन मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में ह्यूगो डी वराइस की थ्योरी एंड डार्विन की थ्योरी, ये हमने पढ़ लिया। हार्डी वेंस का कंट्रीब्यूशन, एंड दिस इज द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड योर ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड द होमो
sapiens. Homo sapiens. Fine. Next flowchart we have of the human health and disease. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने कहा था ह्यूमंस हेल्थ जो है उसको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं दो, एक होता है जेनेटिक फैक्टर, एक होता है इन्फेक्शन. जेनेटिक फैक्टर मतलब जीन्स, माँ बाप की कोई बीमारी है वो चलती आ रही है वो होगा. इन्फेक्शन मतलब अपने आप हमने एक्वायर करी है. और लाइफस्टाइल मतलब हमारे खाने पीने की वजह से डिजीज हमें हुई है. टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस क्या होगी, जो ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि खांसी जुकाम ये सब ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह. नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसफर नहीं होती, जो एक इंसान के पास है तो वो उसी के पास रहेगी. जैसे कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज ट्रांसफर नहीं होती ना. एड्स हो गया, एड्स तो वैसे एक तरीके की कम्युनिकेबल ही है. फिर हमारा आता है इम्यूनिटी, जिसमें आती है एक्टिव और पैसिव. एक्टिव कौन सी होगी, जो हमारी बॉडी खुद बनाएगी, ठीक है. और पैसिव क्या होगी, जब हम किसी से एंटीबॉडी ले लेंगे, बनी बनाई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेंगे, दैट इज अ पैसिव इम्यूनिटी. फिर हमारी तो ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड. ह्यूमोरल क्या होगी, जो कि बी सेल बनाएगा, और सेल मेडिएट क्या होगी, जो टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है. फिर हमारी आती है डिजीजेस. डिजीजेस में हमने बहुत सारे डिजीजेस पढ़ी हैं, जिसमें आती है हमारी टाइफॉइड, वायरल डिजीज हमने पढ़ी, फिर बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी, फिर हेलमिंथ्स में एलिफेंटाइटिस पढ़ा, प्रोटोजोन डिजीजेस पढ़ी, ठीक है. उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमारे जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें सबसे पहले क्या आता है, बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन, ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे ये है. फिर स्किन, टीयर, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है रिस्पॉन्सेस में हमारा सेल मेडिएटेड टी सेल और ह्यूमोरल बी सेल करता है. ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड, निकोटीन, अल्कोलॉइड. फिर हमारा एड्स की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कैंसर में बिनाइन, मैलिग्नेंट. कैंसर में बिनाइन ट्यूमर कौन सा होगा, जो एक जगह पे ही रहेगा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा, ठीक है. HIV क्या होगा हमारा, जो एड्स कॉज करेगा. और एलिसा क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट. ऐसे ये एड्स का क्या है, टेस्ट है. एड्स का ये क्या है, हमारा टेस्ट है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे जैसे पजल दी हुई है, टाइफॉइड टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो टाइफॉइड टेस्ट इज नोन एज विडाल टेस्ट, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव दी strategies, notes deleted. Next chapter we have the, that is your microbes in human welfare. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो सबसे पहले माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या है ये पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. उसके बाद बेकिंग केक्स, पेस्ट्रीज, जैसे सैक्रोमाइजेस सर्विएसी, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी, जो कि स्विस चीज बनाने में हेल्प करती है. इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में ये बेवरेजेस बनाने में यूज होती है, ठीक है. एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन. उसके बाद सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाती है. पेक्टिनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस, पेक्टिनेस, ठीक है. साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. फाइन. उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीवेज की ट्रीटमेंट की, तो दो तरीके के होते हैं. एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं फिजिकली. लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम एरोबिक हम सॉरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया को यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, ठीक है. एक सेकेंड, आई शो यू. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं, ठीक है. जिससे क्या होता है, वो पानी की जो है प्यूरिटी बढ़ाता है. पानी की क्या करते हैं, प्यूरिटी बढ़ाता है. फिर हमारा बायोगैस होता है, जिसमें मेथानोजेंस का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस. बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपके एग्जांपल है बीटी, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा एंड द बैक्यूलोवायरस. एंड बायो फर्टिलाइजर में हमारा एग्जांपल क्या है, नॉस्टेक, एनाबीना, एजोस्पाइरलम एंड द माइकोराइजा, ठीक है. जो कि किस में हेल्प करते हैं, सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस करने में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में. फाइन जी, आगे चलते हैं. अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले कोर टेक्निक्स क्या होती है, एक होती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं, डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को
सेकेंड हमारा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीन क्लोनिंग इन द वेक्टर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जीन को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, होस्ट सेल में। किसमें कर देंगे, होस्ट सेल में। लेकिन डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन होगा, ठीक है। एंजाइम डालेंगे लाइसोजाइम, जो उसकी सेल वॉल तोड़ेगा, काइटिनेज, प्रोटीज जो प्रोटीन तोड़ेगा, आरएनए जो आरएनए तोड़ेगा, और फिर चिल्ड इथेनॉल डालकर डीएनए को प्रेसिपिटेट कर लेंगे। उसके बाद हम डीएनए स्ट्रैंड्स को निकालेंगे और उसकी कटिंग करेंगे डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। जिस एंजाइम से हम डीएनए कट कर रहे हैं उसी सेम एंजाइम से हम वेक्टर्स को भी कट करेंगे, जिससे स्टिकी एंड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स। फिर जो कट फ्रेगमेंट है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, सेपरेशन होगी। उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से, ठीक है। इसका स्टेप्स क्या होता है, डीनेचरेशन, एनिलिन एंड द एक्सटेंशन। उसके बाद उस जीन को हम डीएनए लाइगेज से वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, होस्ट सेल में। कैसे, अगर तो बैक्टीरिया है तो बायोलॉजिस्टिक है, माइक्रो इंजेक्शन से, ठीक है, और जीन गन से भी हम उसको कर सकते हैं। जो आपका वेक्टर है वो कौन सा होगा, रेट्रोवायरस, ठीक है। लेकिन हम इनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देंगे ताकि ये कुछ कॉज ना करे। उसके बाद जो होस्ट सेल में डीएनए है उसको हम बायोरिएक्टर से उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। फाइन, यही देखो, यहीं पे हमने करा, पहले ब्रेक करा, उसके बाद उसको आइसोलेट करा, फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, फिर पीसीआर करके डीनेचरेशन एंड एक्सटेंशन करके हमने उसकी कॉपी बढ़ाई, उसको एम्पलीफाई किया, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर कर दिया बायोलिस्टिक प्लांट सेल्स में से और एनिमल सेल में हमने उसको माइक्रो इंजेक्शन से करा, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड पे होता है, आप कैल्शियम से उसको हीट शॉक दो, क्या दो उसको, हीट शॉक, ठीक है। दिस इज द थिंग। एंड द बायोरिएक्टर्स में क्या करेंगे, हम उसकी कॉपीज बढ़ाएं, हम उसको बड़े स्केल पर क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट जो है कमर्शियली लॉन्च होने से पहले एक बार टेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द बायोटेक्नोलॉजी एंड द इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन इसमें आती है हमारी बीटी कॉटन, ठीक है। कौन सी आती है हमारी, बीटी कॉटन, जिसमें हम प्लांट्स को क्या बनाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो बीटी नाम का, बैसिलस thuringiensis नाम का एक इंसेक्ट था, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टीज थी जिसको हम बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कॉटन में, जिससे क्या होता है, कॉटन को कोई भी इंसेक्ट खाता है तो वो इंसेक्ट मर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। फिर हमारा था आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें हमने टोबैको नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज को हमने इसमें ठीक किया था। थर्ड हमारा था इंसुलिन एली लिली, इसमें हमने कहा था कि ए बी सी 3 चेन्स होती हैं, तो तीसरी चेन जब किसी काम की ही नहीं है तो उसको बनाओ ही मत। तो हमने ए चेन और बी चेन सेपरेटली बनाई और दोनों को हमने जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से टू फॉर्म अ मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें एडी डेफिशिएंसी की, सबसे पहले हमने जीन थेरेपी भी करी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करा। लेकिन नतीजा क्या आया, नतीजा ये आया कि जीन थेरेपी एक अच्छा मेथड है, लेकिन अगर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाए तभी एक अच्छा मेथड है, अदरवाइज ये अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। जीन थेरेपी के बाद हमारा था कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को टेस्ट कैसे करें, तो यहाँ पे हमारा पीसीआर आ जाता है और एलिसा आ जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले तो चूहा, जिसपे बहुत सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक रोजी और ट्रिप्सी, ठीक है, ये दो भी हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से एक है। फाइन, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे। सो वी आर डूइंग रिविजन वेरी फास्ट बिकॉज इट्स अ रिविजन। फाइन, दिस इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आपको ये टॉपिक नहीं आना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से अगर हम स्टार्ट करें तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमारा आता है बर्थ रेट, ठीक है, कितना जन्म हुआ, डेथ रेट, कितना डेथ हुआ, एज ग्रुप एंड द सेक्स रेशियो कौन सा इफेक्ट होगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले होता है नेटालिटी यानी कि जन्म, इमिग्रेशन यानी कि दूसरी जगह से अगर लोग हमारे यहाँ पे आएंगे, दैट्स द थिंग, मोर्टालिटी यानी कि मौत, और ई माइग्रेशन मतलब अगर हमारी कंट्री से बाहर जाएंगे लोग, दैट इज अ ई माइग्रेशन, ठीक है। ये हमारे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है योर, yes, this is very important, the response to abiotic factors,
इसमें हमारे आते हैं द पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सबसे पहले आता है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जिसमें होता है दोनों को फायदा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें एग्जांपल होता है आपका लाइकन। कमेंसलिज्म हमारा होता है एक का फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल। एग्जांपल सी एनीमोन एंड द क्लाउन फिश। प्रीडेशन, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, दैट इज अ प्रीडेशन। लायन और डियर, लायन ने डियर को खा लिया, लायन का फायदा डियर का नुकसान। पैरासिटिज्म में भी सेम, एक का फायदा एक का नुकसान, ठीक है। जैसे लीवर फ्लू हो गया, या टिक्स हो गए डॉग्स पे, या लाइसिस हो गए ह्यूमंस पे। कंपटीशन, दोनों का नुकसान, ठीक है। कंपटीशन में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप डिटेल वीडियो में पढ़ लेना। एंड अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाए, जिससे अदर माइक्रोब्स मर रहे हैं, बैक्टीरिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी माइक्रोब्स को नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारा सबसे पहला आता है योर इकोसिस्टम में वी हैव, सबसे पहले वी हैव द प्रोड्यूसर्स, जिसमें प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स के लेवल पे जितना बायोमास सेक्रीट हो रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर पे कितना बायोमास सेक्रीट हो रहा है। डीकम्पोजिशन या डीकम्पोजर्स एंड दी कंज्यूमर्स, फाइन। इसमें आता है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि बायोमास प्रोडक्शन एट द प्रोड्यूसर लेवल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो लॉस हुआ उसको अगर हम माइनस कर दे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, दैट विल बी योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर हमारा आता है 10% लॉ, जो क्या कहता है कि हर लेवल पे एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, लेकिन हमेशा 10% ही होगी, उसको हम लिटमैन्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1000 जूल थी शेर में, सॉरी डियर में, और अगर उसने शेर ने डियर को खा लिया, तो कितनी ट्रांसफर होगी? 100 जूल, ठीक है, 10%। फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन में हमारा था डेट्रेटस फूड चेन, जिसमें मरे हुए जानवरों को खाया जाता है, और ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि जिंदा एनिमल्स को खाया जाता है। डीकॉम्पोजिशन क्या होगा? जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक लीचिंग, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म एंड द फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, yes, this is the thing, I think succession is not in your syllabus. Last topic we have the biodiversity and the conservation. बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हमारा आता है योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, योर स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। डाइवर्सिटी कॉज क्यों हो रही है? मतलब क्यों हमारी डाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्यों हमारे पास स्पीशीज कम है? क्योंकि एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है, हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, यानी क्योंकि ऐसी स्पीशीज को हम ले आते हैं जिससे बाकी स्पीशीज को नुकसान होता है। और को एक्सटेंशन, अगर कोई दो स्पीशीज आपस में बहुत डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर एक एक्सटेंट हो गई तो दूसरी भी उसके साथ ही एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? क्यों हमें कंजर्व करना क्यों है? सबसे पहले तो नॉन यूटिलिटेरियन, हम उनको यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तो इसीलिए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब वो हमारे यूज के ऊपर भी बहुत काम करे, लाइक पॉलिनेशन करते हैं, बारिश लेकर आते हैं, सब कुछ बैलेंस बना के रखा हुआ है। एथिकल रीजन क्या होगा? कि भाई हमारे साथ रहते हैं पेड़ पौधे जानवर, हमें उनको प्रोटेक्ट करना हमारा एक कर्तव्य है ना। फिर हमारा आता है सबमिट अप्रोचेस, जिसमें हमारा आता है इन सीटू कंजर्वेशन एंड द एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जहां पर एनिमल है आप उसको वहीं प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में। जब उसको उठाकर जू में ले आए या कि ऐसी जगह पर ले आए जहाँ आप उनको पिंजरे में प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू। क्या बोलते हैं? एक्स सीटू। उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से हम उनको खींच के हम ले आए। यहाँ पर दो समिट हुए थे, एक होता है अर्थ समिट, एक होता है वर्ल्ड समिट, ठीक है। अर्थ समिट का मतलब आपका रियो डी जेनेरियो में, जिसका मेन कॉज यही था कि हमने क्या करना है? प्रिजर्व करना है किसको? स्पीशीज को। किसको प्रिजर्व करना है? हमने स्पीशीज को प्रिजर्व करना है, फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने पूरे 10 के 10 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड इन जस्ट 45 मिनट्स, एंड दिस इज ओनली फॉर योर रिविजन पर्पज। मतलब जिस दिन सुबह एग्जाम है आप उस टाइम फटाफट 2x की स्पीड पे गो थ्रू कर सकते हो, बट डोंट टोटली डिपेंड कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा और इस वीडियो से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कंप्लीट बायोलॉजी
पढ़नी है तो 5 घंटे वाली मैराथन देख लो, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग योर नोट्स। डिस्क्रिप्शन से हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड मेरे जो टाइप्ड नोट्स मुझे मिले वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू टेल मी कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड आई नो बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं करती तो 1 घंटे में 10 चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाते, एंड दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।